नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में पेश होगा अनुपूरक बजट। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर विपक्ष ने की सरकार को घेरने की तैयारी। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल देंगे सवालों का जवाब। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय पर रैली का आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष करण माहिरा के नेतृत्व में ईडी कार्यालय पर देंगे धरना प्रदर्शन। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर लगाए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप। प्रदेश के विनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के लिए खुशखबरी। हाईकोर्ट ने दिए रेगुलेशन से पहले की सेवाओं का लाभ देने के निर्देश। कहा पेंशन और अन्य देयक भी करें शामिल। राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने दी 8 जिलों के लिए चेतावनी। लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर पायलट बाबा को साधु संतों ने दी श्रद्धांजलि। हरिद्वार के आश्रम में ब्रह्मलीन संत को दी जाएगी भू समाधि। शिष्यों और समर्थकों का बड़ा सैलाब। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दों को लेकर के विधानसभा में गूंज रहेगी। विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी है। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल तैयार हैं। सदन में विपक्ष के सवालों का वो जवाब देंगे। 3 दिवसीय मानसून सत्र की अवधि बढ़ाने की भी मांग यहां की जा सकती है। सरकार की ओर से सदन में अनुपूरक बजट भी पेश होगा। लगभग 5000 करोड़ रुपए का ये अनुपूरक बजट होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। दूसरे दिन की कार्यवाही आज होगी। वहीं अनुपूरक बजट भी पेश किया जाना है। विपक्ष के हंगामे के भी आसार हैं कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर के। बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें कि विपक्ष ने अपने तेवर पहले ही दिखा दिए हैं। सत्र शुरू होने से पहले, तो सत्र शुरू हो गया है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में विधानसभा प्रदर्शन किया है। सरकार के विरुद्ध नारे लगाए हैं और विभिन्न मांगों को रखा है, जैसे महिला सुरक्षा है, कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है। साथ ही जो ईडी का मामला था, उन्होंने लगाया कि ईडी का सरकार दुरुपयोग कर रही है विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए। तो इन सब मुद्दों को लेकर के सदन शुरू होने से पहले ही विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। इसको देखते हुए आज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आज सदन की कार्रवाई होगी वो काफी हंगामेदार रहेगी। नेता प्रतिपक्ष सचिवालय से बात करने पर उन्होंने बताया कि आज हम सदन में सरकार को घेरेंगे, बहुत सारे सवाल उठाएंगे और सरकार को कानून व्यवस्था से लेकर महिला सुरक्षा की बात को लेकर के इन मुद्दों पर हम सरकार को लगातार घेरने का काम करेंगे। आज विपक्ष जो है वो महिला मुद्दे को लेकर के और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी हमलावर होगा। और विपक्ष के जो तेवर हैं वो पहले से ही यहां पर दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। अभी तक की कार्यवाही में क्या कुछ सामने आया है? बिल्कुल श्रोता, बता दें कि अभी 11 बजे से सत्र की शुरुआत हो गई है। सारे विधायक विधानसभा सत्र के अंदर चले गए हैं और अब देखना होगा कि आगे वो क्या कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने बताया है, जो विपक्ष है पहले से इस बात को ही लेकर के नाराज है कि जो सदन का जो विधानसभा का सत्र है वो बहुत कम बजट जाना है। तो विपक्ष के पास 2 दिन बचता है और 2 दिन में प्रश्नकाल भी चलना है। सदन में अनुपूरक बजट पर भी चर्चा करनी है।
साथ ही जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं उन पर भी चर्चा करी है। तो इन सबको लेकर के विपक्ष में साफ नाराजगी थी कि सरकार केवल किसी चीज पर बहस करना नहीं चाहती है, केवल सत्र की अवधि कम करके 21 साल बदल करके सत्र पर चलाना चाहती है। जी जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। ये विधानसभा का मानसून सत्र, गैरसैंण विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा के मुद्दों की यहां पर गूंज रहेगी। विधायकों के सवालों पर मंत्रियों का जवाब होगा और विधानसभा का जो सत्र है उसकी शुरुआत यहां पर हो चुकी है। विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर भी यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 दिवसीय ये मानसून सत्र रखा गया है, जिसमें पहला दिन तो ऐसे ही निकल गया है और आज दूसरे दिन की कार्यवाही अभी जारी है। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। वहीं सत्र को लेकर के कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार द्वारा ईडी का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। सरकार, मोदी सरकार सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके माध्यम से विपक्ष के प्रमुख नेताओं पर निराधार आरोप लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करती रही है। और ये संवैधानिक संस्थाएं हैं निश्चित रूप से लगातार राजनीतिक दौर पर हमारे प्रमुख नेताओं को डराने का, धमकाने का काम कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को चमोली स्थित करुड़ पहुंचकर 3 दिवसीय नंदा देवी लोकजात मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने मां नंदा के दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना मांगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कई घोषणाएं भी की। इसमें नंदानगर, नारायण वगड़ और देवाल में खेल मैदान निर्माण, प्राणमती नदी के दोनों तटों पर सुरक्षा कार्य, थैराली के ढांडर वंगड़ में बाढ़ सुरक्षा कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नंदा देवी लोकजात मेले को राजकीय मेला घोषित करने, नंदानगर चिकित्सालय को उपजिला चिकित्सालय में उच्चीकृत करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पारंपरिक मेले हमें हमारी संस्कृति के साथ अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के पौराणिक मेलों को संरक्षण करते हुए नए आयामों को जोड़कर भव्यता प्रदान कर रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने विनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को राहत दी है। इसमें विनियमितकरण से पूर्व की उनकी सेवाओं को पेंशन और अन्य देयकों के प्रायोजनों के लिए जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इससे उन्हें पिछली सेवा में से पेंशन और अन्य देयकों का लाभ मिलेगा।
हाई कोर्ट के इस निर्णय से प्रदेश के हजारों दैनिक वेतनभोगी कर्मी लाभान्वित होंगे। इस मामले में हाई कोर्ट ने 14 जून को अंतिम सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रखा था। मुख्य न्यायाधीश ऋतु वाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की। वन विभाग के विनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मी सुरेश कंडवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह वर्ष 2011 की नियमावली के तहत विनियमित सेवाओं में आ गया था। मांग की कि विनियमितीकरण से पूर्व की उनकी सेवाओं को पेंशन के प्रायोजनों के लिए गिना जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय और उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने देवी आपदा मामले में दिए गए निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर जिलाधिकारी नैनीताल और हरिद्वार शपथ पत्र पेश किया। इस पर हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को प्रत्युत्तर देने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इससे हल्द्वानी चोर गलिया निवासी भुवन चंद्र पोखरिया ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 14 फरवरी 2023 को राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि बाढ़ से बचाव की रक्षा में राज्य सरकार सिंचाई विभाग, वन विभाग, भूमि संरक्षण व अन्य विभागों को साथ लेकर अपने संसाधनों से आरक्षित क्षेत्रों की नदियों से मलबा, बोल्डर आदि से हटाए और नदियों को चैनलाइजेशन करे। लेकिन जिलाधिकारी नैनीताल और हरिद्वार ने इस आदेश का पालन नहीं किया। इससे 2023 में मानसून में नंधौर, गोला, रक्सिया, नल और हरिद्वार में गंगा नदी ने भोगपुर, रायबाला, लक्सर व अन्य जगहों पर भारी तबाही मचाई थी। इससे स्कूल, पुल, सड़क, कृषि भूमि और वन भूमि सहित करीब 600 करोड़ का नुकसान हुआ था। अवमानना याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि पूर्व के आदेश का शीघ्र अनुपालन कराया जाए। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है। जयपुर से खबर है, एयरपोर्ट पहुंचे यात्री ने बैग में बम होने की जानकारी। ट्रांजिट यात्री कर रहा था भोपाल की यात्रा। बम की सूचना पर सुरक्षा एजेंसियों में मचा हड़कंप। इस वक्त की बड़ी खबर, इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट का है मामला। एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्री ने बैग में बम होने की जानकारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, एयरपोर्ट पहुंचे यात्री के बैग में बम होने की सूचना सामने आई है। इंडिगो एयरलाइंस की ये फ्लाइट का मामला बताया जा रहा है, क्या कुछ है पूरा मामला और क्या कुछ अभी का अपडेट? बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर के एयरपोर्ट की घटना है जहाँ करीब 9:30 बजे जो है एक यात्री
यात्रा के लिए एयरपोर्ट पहुंचा था। इंडिगो फ्लाइट से भोपाल की यात्रा कर रहा था। इसी दौरान जब सुरक्षा जांच के दौरान जब यात्री अपने साथ लाए लगेज के बारे में पूछा गया तो उसमें बैग में बम होने की जानकारी थी। जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी लगी, तुरंत एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में तमाम सुरक्षा कर्मियों ने यात्री को घेर लिया और उसके लगेज की सघन जांच की। फिलहाल अभी तक उसके बैग में किस तरह की आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है, लेकिन यात्री ने जो बैग में बम होने की सूचना दी थी, उसके चलते यात्री को रोक कर अब उसकी सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करेगी आखिर बम होने की जानकारी क्यों दी थी, उसके पीछे उसकी क्या मंशा थी। फिलहाल यात्री से पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये पहला सा मामला नहीं, इससे पहले ईमेल के जरिए एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी है, एयरपोर्ट को की सूचनाएं दे रही है। जी विवेक, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का ही अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिनमें देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की भी अपील की है। राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है 8 जिलों के लिए, जिनमें देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की भी अपील की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पहाड़ों में मानसून आफत बनकर बरस रहा है। आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। कहीं मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं तो कहीं लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में 8 जिलों के लिए मौसम विभाग के द्वारा भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। क्या कुछ अभी का अपडेट है? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड में मानसून जो है अभी भी पड़े हुए हैं। तो आज दिनों के लिए जो है अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में बारिश हुई है, उसके कारण भूस्खलन आपको देखने को मिल रही है। मैं अगर बात करनी चाहिए अल्मोड़ा समेत, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिली थी। इसके साथ ही साथ अगर बद्रीनाथ मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर दी जाए तो वहाँ पर भी लगातार जो है लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है और बार बार जो है मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। इसके साथ ही साथ उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा में कई जगह पर जो है हल्की जो है चेतावनी भी दी गई है। और साथ ही साथ टिहरी, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर या चंपावत, नैनीताल की अगर बात कर ली जाए, इसके साथ ही साथ हरिद्वार में तो अधिकांश क्षेत्रों में मौसम विभाग ने बारिश का जो है पूर्वानुमान जारी किया और इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना भी जताई है। इसके साथ ही साथ पूरी तरीके से इन जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किए गए। जी वाशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पर जसपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव निवार मुंडी में उच्च न्यायालय के आदेश पर तहसील प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस दिया और फिर नोटिस का समय बीत जाने के बाद अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई की। इसके लिए तहसील प्रशासन ने एक टीम गठित की। टीम के साथ साथ पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और जसपुर तहसीलदार के निर्देशन में हाईकोर्ट के आदेश का पालन करके स्थायी अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। तो वहीं हाईकोर्ट में आवेदन देने वाले इस
संतुष्ट नहीं दिखे और आरोप लगाए कि पूरा अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। भी यहाँ पर अतिक्रमण हटवाया गया था और उसी क्रम में हमने पूर्व में नोटिस पेश किए थे, जिसमें रास्ते की भूमि पर इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जो आज हटाया जा रहा है। बाकी जगह भी हमने नोटिस पेश किए हैं, बहुत जल्द वहाँ पर भी ध्वस्तीकरण किया जाएगा। निवार मंडी ग्राम जसपुर तहसील में ये मामला, जिसमें कि खसरा नंबर 80 रास्ते की भूमि है सरकारी, निवार मंडी से रामनगर बनपुर जाने के लिए मेन मार्ग है, जो कि संतोष कुमार ने रास्ता बंद किया हुआ पूरा पूर्ण रूप से, और प्रीतम सिंह ने, जिसमें कि इसमें हाई कोर्ट के आदेश से हटाने को, लेकिन जसपुर प्रशासन, तहसीलदार, पटवारी इंदू भट्ट, पटवारी धीरेन्द्र नेगी, तनवार, पुलिस प्रशासन सब लोग आए हुए हैं, लेकिन ये पक्षपात कर रहे हैं, अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं बिल्कुल भी, जिसमें कि हाई कोर्ट का पूरा खुल्लम खुला उल्लंघन कर रहे हैं लोग। इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। जूना अखाड़े के दिवंगत महामंडलेश्वर पायलट बाबा का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में होगा। इससे पहले हरिद्वार के जगजीतपुर आश्रम में उनकी पार्थिव देह लाई गई, जहां बड़ी संख्या में मौजूद साधु संतों और पायलट बाबा के शिष्यों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान समर्थक और शिष्य काफी भावुक नजर आए। आज पायलट बाबा को आश्रम में ही भू समाधि दी जाएगी। बता दें कि मंगलवार को मुंबई के एक निजी अस्पताल में पायलट बाबा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया था। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जूना अखाड़े के दिवंगत महामंडलेश्वर पायलट बाबा का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में होगा। देश में एससी और एसटी समाज की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया। इसका असर बुधवार को खटीवा क्षेत्र में भी हुआ। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर पूरे खटीवा क्षेत्र में केंद्र सरकार के विरुद्ध रैली निकाली और तहसील परिसर में एकत्रित होकर केंद्र सरकार के विरुद्ध नारे लगाए। इस दौरान उप अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। हमने ज्ञापन सौंपा है माननीय राष्ट्रपति महोदया को एडीएम साहब के माध्यम से। उसमें हमारी मांग है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त 2024 को एक निर्णयादेश जारी किया गया था कि एससी एसटी समाज ने जो आरक्षण की व्यवस्था हमको बाबा साहब द्वारा संविधान में प्रदत्त की गई है, उसमें जो है वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की जो व्यवस्था की गई है, हमने उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन किया है और ज्ञापन सौंपा है। उत्तराखंड में राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षितिज आरक्षण का विधेयक पास होने पर राज्य के आंदोलनकारियों में खुशी की लहर है। इसे लेकर राज्य आंदोलनकारी मंच ने शहीद स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारियों ने प्रदेश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां आयोजित बैठक में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी, जिलाध्यक्ष प्रदीप कुकरेती व सलाहकार केशव सकलानी को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। उत्तराखंड विधानसभा का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इतनी वर्षों पुरानी मांग को आगे बढ़ाया। शुरू में जब ये आंदोलन हुआ, जब आंदोलन यहाँ पर चला तो आरक्षण के बीच में स्टार्ट हुआ, बाद में उत्तराखंड आंदोलन में परिवर्तित हुआ। उस टाइम भी हमारी मांगे थी यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोग आगे बढ़े, यहाँ का विकास हो, यहाँ पर सर्वांगीण विकास हो। लेकिन किसी कारणवश वो चीज़ें रह गई। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का
माननीय राज्यपाल जी का, गुरमीत सिंह बेदी जी का, महामहिम राज्यपाल जी का आभार प्रकट करता हूं। जो भी चीज़ें होती हैं उसके हमारा हक है और हक के आगे ही सरकार झुकती है। और जो संघर्ष उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने किया और खास करके प्रदेश के जो नेतृत्व है, जगमोहन जी, प्रदीप जी, अन्य तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ करके संघर्ष किया और आज उसी का नतीजा है कि हम लोग 10% जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिला है, तो ये बहुत एक तरह से हिस्टोरिकल डिसीजन है, हिस्टोरिकल जीत है, जो कि सस्पेंडेड रही काफ़ी टाइम तक। पूर्व में भी क्षैतिज आरक्षण मिलता था, लेकिन किन्हीं कारणों से उसमें कोर्ट का हस्तक्षेप था। लेकिन पुनः जो है दोबारा से प्रवर समिति, जैसे उग्रेदी जी ने बताया, प्रवर समिति की सिफारिशें महामहिम तक पहुंची और उसके बाद इसे बाकायदा विधेयक का रूप दिया गया। पहले लगातार जिस प्रकार से राज्य अनुकारी संघर्षरत थे, 13 अगस्त 2010 में जो हमने जो एक क्षैतिज आरक्षण का जो हमें लाभ मिला था, जो लाभ दिया था निशंक सरकार के टाइम पे, वो 26 अगस्त 2013 से उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से लगातार स्थगन में था। और उसका हमारे को लगा लीजिए 11 साल की पीड़ा आप समझ सकते हैं कि अगर कोई लड़का उस समय रोजगार पे लगता तो आज वो एओ होता, मैं समझता हूँ। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री ने, जो तत्कालीन सरकार थी, जो उनको अल्प समय जो उसमें मिला, उन्होंने हमारी बात को समझा। महामहिम के यहाँ से वो एक्ट, पुराना एक्ट मंगवाया 2015 वाला, उसको फिर उन्होंने उस पर गहन विचार किया, नया एक्ट बनाया, प्रवर समिति बनाई, उसके बाद जो है विधानसभा में पारित हुआ। और लगातार हम लोग भी घेराव करते रहे, हमारी तीखी तलखियां भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने हमें मना कभी नहीं किया। और हर बार हमें ये कहा कि ये जल्द से जल्द आपको हम करेंगे, हम इसकी दिशा में लगे हुए हैं। हम यहाँ पे शहीद स्मारक में राज्य सरकार, विशेष धामी जी का यहाँ पे आभार प्रकट करने आए थे। जिस प्रकार से धामी जी हमारी 2013 से जो बहुप्रतीक्षित हमारी जो मांग थी 10% क्षैतिज आरक्षण की, उसको लागू किया है। निश्चित तौर से वो बधाई के पात्र है, सरकार पूरी बधाई के पात्र है और राजभवन भी बधाई का पात्र है। महामहिम उनका हम आभार प्रकट करते हैं। साथ ही हम आभार प्रकट करते हैं जो हमारी प्रवर समिति जो बनी थी, हमारे उसके अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे माननीय विधायक चमोली जी, उसके सदन के उपनेता भुवन कापड़ी जी, तमाम उन सदस्य जो उस प्रवर समिति के जो उसमें सदस्य थे, उनका हम आभार प्रकट करना चाहते हैं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।